कोड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर मुख्य रूप से हमारे पास तीन प्रकार की क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के आधार पर कि ठीक है टेक्नोलॉजी बदलती गई, प्रोसेसर हमारे बदलते गए और हम जनरेशन को बदलते गए। दूसरा हमारे पास साइज के अनुसार, एक जो बड़े साइज का कंप्यूटर होता है वो कैसा होता है, फिर छोटे साइज वाला उसकी वर्किंग कैसे होती है, जो हमारे पास कंप्यूटर है उस कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। और तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है आपका एनालॉग और डिजिटल वाला। आपने काफी बार हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वहां पर इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो कि आमतौर पर जैसे आपके पास कंप्यूटर आप इस्तेमाल में लाते हो वैसे कंप्यूटर वो नहीं होते हैं। जैसे आप देखते हो कि आपकी जो पल्स होती है उसको देखने के लिए जो आपके पास कंप्यूटर होता है हॉस्पिटल में वो अलग प्रकार से काम करता है। तो किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, आप अगर कोई वाहन चलाते हो, कोई बाइक चलाते हो, कोई कार चलाते हो तो उसमें स्पीडोमीटर होता है। बाइक का जो सामने वाला टायर होता है उसके साथ एक वायर कनेक्ट होता है, उस टायर के घूमने के साथ साथ आपकी स्पीड पता लगती रहती है। एक तो इस प्रकार का स्पीडोमीटर हो गया आपका। दूसरा आपका ऐसा स्पीडोमीटर होता है जहां पर किसी प्रकार की आपको वो सुई वगैरह नहीं दिखाई जाती कि ठीक है आपकी 10 की स्पीड हो रही है, 20 की स्पीड हो रही है, 30 की स्पीड हो रही है। वहां पर केवल आपको डाटा दिखाया जाता है कि 10 किलोमीटर पर आवर हो चुका है, 20 किलोमीटर पर आवर हो चुका है। इस प्रकार से आपको वहां पर दिखाया जाता है तो किस प्रकार कंप्यूटर है, किस प्रकार से वहां पर डाटा एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन में आ जाती है। तो तीनों क्लासिफिकेशन को आज हम देखने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे बेसिक और सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, जो शायद हमने बचपन में काफी बार पढ़ी भी होगी, अपने कंप्यूटर के सब्जेक्ट में काफी बार देखी भी होगी, राइट। जहां पर हम बात करते कि पहले जनरेशन में किस प्रकार के प्रोसेसर का इस्तेमाल हम किया करते थे, सेकेंड जनरेशन में किस प्रकार से चीजें थी, थर्ड जनरेशन में किस प्रकार से चीजें थी। आज के समय हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो वे सारी बातें हमारे पास आती है। तो वही क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखने वाले हैं। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन जनरेशन, तो जनरेशन के आधार पर हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जहां पर मुख्य रूप से किसी भी कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल में लाया जा रहा है, मेमोरी किस प्रकार से काम कर रही है, डाटा किस प्रकार से आप स्टोरेज कर रहे हो, इन आधारों पर आपकी जनरेशन निर्धारित की गई है। जैसे अभी हम जनरेशन जब देखेंगे तो जनरेशन में आप ये पाओगे कि हर जनरेशन जब बदल रही है तो स्टोरेज करने का तरीका, प्रोसेसर का तरीका, प्रोसेसिंग यूनिट आपकी सब बदलती जा रही है। और जहां प्रोसेसिंग यूनिट आपकी बदली, जनरेशन हम स्किप कर गए। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपकी 1940 से लेकर 1956 तक चलती है। इसमें जो ये जो किस पर आधारित रहता है आपका, या आपका वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित रहता है। अब देखो आज के समय अगर हम जब बात कर रहे हैं ना फर्स्ट जनरेशन की, तो काफी और लगता है कि चलो ठीक है वैक्यूम ट्यूब कुछ होगा हमारे पास। जब हम इसमें बात करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर पहला आपका बना था वो 3-4 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा बना था, उसमें काफी बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं हो पाती थी, उसकी जो मेमोरी थी केबी से भी कम हुआ करती थी। तो सुनने में लगता है यार क्या ही था वो, तब क्या ही उसका महत्व था, वो तो फालतू की चीज थी। लेकिन ऐसा नहीं है, आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि ठीक है हमें जो पुरानी चीजें काफी पिछड़ी लगती हैं, पुरानी और बिना किसी काम की लगती है, लेकिन जब वो पहली बार बनी थी तो शायद हमारे लिए सबसे बड़ा काम वही था। जैसे आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, शायद 100 साल बाद, 2 साल बाद ऐसी बात ना करें, शायद उस समय तक हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी ना बचे, काफी छोटू मोटू सी चीज रह जाए। तो ऐसे क्या है, आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1940 से लेकर 1956 तक चलता है। अब देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको सारी चीज दर्शा रखी है जिससे आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको बिल्कुल पैराग्राफ जैसे नोट्स देखने को नहीं मिलेंगे, टू द पॉइंट एग्जैक्ट आपको चीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज की, कौन सी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, तो वहां पर थे वैक्यूम ट्यूब्स। जैसे आज के समय आप देखते हो ना, अगर किसी ने कभी कंप्यूटर को खोलकर देखा होगा तो उसमें कितनी बड़ी चिप होती है, उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार से होता है वो। तो अब वो सारे काम कर लेता है, लेकिन पहले ये सारी चीजें नहीं बन पाई थी, तो हमारे पास थी वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से सारे काम हम किया करते थे। आगे मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, जैसे आप देखो यहाँ पर इमेज देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अंदर एक काफी सारी वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पर लगी हुई है जो कि आपका प्रोसेसिंग का काम कर रही है। डाटा जो उसके पास आ रहा है, काफी छोटा मोटा डाटा, उसको प्रोसेस का काम कर रही है। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी मुख्य रूप से यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे, और पंच कार्ड्स। आज के समय में देखते हैं फ्लैश मेमोरी है हमारे पास, ऑप्टिकल मेमोरी है हमारे पास, और भी काफी प्रकार की मेमोरीज हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन उस समय क्या था, मैग्नेटिक ड्रम्स और पंच कार्ड, इस प्रकार की मेमोरी हुआ करती थी। काफी कम मेमोरी थी, है ना, केबी जितनी मेमोरी थी।
जो कि आज के समय में गिनते भी नहीं है कहीं पर, उतनी मेमोरी यहाँ पर हुआ करती थी। प्रोसेसिंग स्पीड कितनी थी? तो काफी कम, बिल्कुल ना बराबर थी। बस हाँ ये था कि चलो ठीक है, एक ऐसा डिवाइस हम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि शायद भविष्य में ज्यादा और बेहतर बन जाएगा, शायद थोड़ा और स्पीड हो जाएगा, शायद थोड़ा और डाटा स्टोर कर लेगा। उस तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस समय जो प्रोग्रेस थे हमारे पास काफी कम थी, काफी स्लो था आपका कंप्यूटर, काफी स्पेस, लगभग कई सारे फुटबॉल ग्राउंड उसको आवश्यक थे काम करने के लिए, इतना बड़ा उसका साइज हुआ करता था। आज के समय हम देखते हैं कि कोई भी कंप्यूटर आज के समय इतने साइज में भी आ जाता है, काफी छोटे साइज में भी आ जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले 3-4 फुटबॉल ग्राउंड मिलाकर एक कंप्यूटर बना करता था। और वैसे उसमें समस्याएं भी थी कि काफी गर्म होता था तो हीटिंग होती, तो फिर उसको कूलिंग के लिए आवश्यकता थी। एयर कंडीशनर लगाए जाते थे जिसकी वजह से उसको कूल किया जाता था, उसको ठंडा रखा जाता था। ये सारी चीज उस समय हमें देखने को मिलती है। बात करो उसमें लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल में आती है, लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल में आती थी, आज के समय तो इस्तेमाल में नहीं लाती हमसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ठीक है हार्डवेयर वगैरह ठीक है कि हम कंपोनेंट वगैरह लगा दे रहे हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब है, ये प्रोसेसर, ये कार्ड है, ये पंच कार्ड है, मैग्नेटिक ड्रम है, लेकिन भैया किसी भी शरीर की, किसी भी डिवाइस की जो आत्मा होती है, जो उसका मन होता है, वो तो उसका सॉफ्टवेयर होता है, राइट। उसमें जो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो इंसानों जैसी लैंग्वेज नहीं होती है कि भैया किस प्रकार से कंप्यूटर को समझाया जाएगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है आपकी, वो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, या आपकी 0101 के फॉर्म में होती है। काफी बार आपने कभी ग्राफिक्स वगैरह देखे होंगे तो आपको कोई ऐसे 0101 कोड घूमता हुआ दिखाया जाता है, तो क्या है, एक प्रकार से कंप्यूटर की लैंग्वेज ही है। तात्पर्य ये है कि कंप्यूटर 0101 के रूप में ही समझता है। जैसे अभी हम लाइव क्लास ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मैं बता रहा हूं आपको सारी चीजें, ये माइक में से होते हुए आपकी जो स्पीकर तक जा रही है, इस प्रकार से इंग्लिश में जा रही है, फिर हिंदी में जा रही है? ऐसा नहीं है। जो ग्राफिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो क्लास आपको दिखाई दे रही है, जो साउंड आप सुन पा रहे हो, जो सारी चीजें आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हो, कंप्यूटर इसको 010101 के रूप में प्रोसेस करता है, राइट। आगे आएगा कि जब हम कन्वर्ट करेंगे 0101 को, तो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मशीन लैंग्वेज थी और आपको बाइनरी कोड इस्तेमाल में लाए जाते थे। बाइनरी कोड का मतलब क्या होता है? 010101। इस रूप में कंप्यूटर समझा करता था। हम उसको कुछ समझा रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी में नहीं समझा रहे हैं, 0101 के रूप में समझा रहे हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो आपके ये सारे उदाहरण है जो कि उस समय इस्तेमाल में लाए जाते थे। उस समय कंप्यूटर डेवलप हो चुके थे आपके, जो कि इस्तेमाल में लाए जाते थे। जैसे आपका IBM 701 हो गया, यूनिवैक हो गया 1951 में जो बना था, ठीक है। इनकी सीमाएं क्या थी? सीमाएं इनकी ये थी भैया, काफी बड़ा इनका साइज था। सोच कर देखो आप, एक कंप्यूटर आप बना रहे हो, 3-4 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा। अब इतनी जमीन आप लाओगे कहां से, अगर आपको रखना भी है? इतना सारा सामान आप लाओगे कहां से? कल पुर्जा आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे आप खर्चा करोगे? तो कंप्यूटर किसी के पास हुआ नहीं करता था। उस समय केवल लैब में हुआ करता कि ठीक है हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, इसको थोड़ा और बेहतर बना रहे हैं, और बाकी कंप्यूटर कहीं पर भी इस्तेमाल में नहीं आया करता था आपका। फ्रीक्वेंट हीटिंग इश्यूज, काफी गर्म हुआ करता था। इसको कूल करने के लिए हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया करते थे। सोचो ये सारी इसमें समस्याएं हुआ करती थी। तो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, ध्यान रखिएगा वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल में लाई जाती थी। आगे एक कंपैरेटिव टेबल के रूप में भी हम सभी जनरेशन को एक बार देख लेंगे। देखो जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, इस प्रकार के आप कंप्यूटर उस समय हुआ करते थे। सेकंड जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पर आपकी आधारित थी? तो सेकंड जनरेशन ने आपके ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे और वैक्यूम ट्यूब को निकाल दिया था। मेमोरी कौन सी थी? तो इस समय भी हम मैग्नेटिक मेमोरी को इस्तेमाल में ला रहे थे। हालांकि स्टूडेंट्स, लगभग 10 साल पहले तक भी हम मैग्नेटिक मेमोरी को इस्तेमाल में ला रहे थे। आपने देखा होगा कि आपके जो कंप्यूटर वगैरह हुआ करते थे उसमें एक बड़ी सी हार्ड डिस्क हुआ करती थी। तो हार्ड डिस्क थी क्या? उसमें एक डिस्क थी, उसमें एक सर्कुलर डिस्क थी जो कि घूमती थी, मैग्नेटिक डिस्क थी जो घूमती थी, इसकी वजह से मेमोरी आपकी क्रिएट होती थी। आज के समय अगर आप देखो किसी भी लैपटॉप में, तो एक छोटी सी आपको हार्ड डिस्क देखने को मिलती है जिसको हम SSD कहते हैं। उसमें कोई मैग्नेट वगैरह नहीं होती है, काफी छोटी साइज की होती है, फ्लैश मेमोरी टाइप वो होती है। तो आज से 10-15 साल पहले तक भी हम मैग्नेटिक मेमोरी को इस्तेमाल में ला रहे थे। प्रोसेसिंग स्पीड की इसमें बात करें तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा थी एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब वाले फर्स्ट जनरेशन से। बस वो थोड़ी ज्यादा थी, ज्यादा कुछ खास ज्यादा भी नहीं थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें इसमें हम, तो इसमें हम मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली इस्तेमाल में नहीं ला रहे थे कि हम 0101 के रूप में उसको समझा रहे हैं। पहले क्या था
कि मान लीजिए आपको कुछ काम करवाना है अपने कंप्यूटर से, तो आप उसको कमांड दे रहे हो 0101 के रूप में, तो तब जाकर वो काम करेगा। लेकिन अब क्या था, अब आपकी आ गई थी असेंबली लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा और ना ये सोचिएगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज वगैरह है क्या। आगे हमारे पास टॉपिक है कि कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आपके पास मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कंपाइलर क्या होता है, C++ क्या होती है, जावा, ये सारी आगे जाकर आएंगे हमारे पास। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सारी चीजें हमारे पास आएंगी आगे जाकर। बस अभी क्या है, थोड़ा इनको ध्यान रखना है कि हाँ ऐसी चीजें चल रही थी। इस समय हमने असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल में रखना शुरू किया। असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एक बार 0101 ना, हर बार 0101 ना लिखकर आप काफी सारी कमांड एक बार कंपाइल करके उसको दे रहे हो। इस प्रकार की बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और यहीं से आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे उसकी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपके। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट यहाँ पर आ रहा है। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो IBM 1401 हो गया आपका, IBM आपका 7090 हो गया, यूनिवेक 1107 हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज की बात करें, अब देखो यहाँ पर जो एडवांटेज आप देख रहे हो ना, ये आज ही कंपैरिजन में नहीं है, ये कंपैरिजन है मान लीजिए आप 1960 के दशक में जी रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा, आप बोलोगे हाँ यार वैक्यूम ट्यूब काफी बड़ा कंप्यूटर हुआ करता है, ये थोड़ा साइज में छोटा है, अच्छी बात है। ये थोड़ा स्पीड अप है, ये अच्छी बात है। ये थोड़ा कम एक प्रकार से हीटअप होता है, थोड़ा कम हीटअप होता है ये आपका। तो वही है कि स्मॉल इन साइज, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके से काम करता है, ज्यादा पावर नहीं लेता और थोड़ा कम खर्चे में बन जाता है। निसंदेह जब वो थोड़ा साइज तो कम होगा तो खर्चा भी उसका कम ही आएगा। हाँ लेकिन समस्याएं क्या थी, सीमाएं क्या थी, सीमाएं ये थी कि भैया अभी इतना थोड़ा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी ये काफी अधिक हीट जनरेट करता था। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हीट जनरेट करता है और हमें एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी आपको इससे कूल करने के लिए। देखो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो थर्ड जनरेशन आपका 64 के बाद, लगभग 60s के बाद आपका शुरू होता है और 70s के बाद तक ही चलता है। इसमें किस टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल में लाया, तो इसमें हमने इस्तेमाल में लाया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। अब देखो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा सर्किट का नाम आपने सुना होगा। अब ये सर्किट वो मुन्ना भाई वाला नहीं है कि ये सर्किट कुछ लाना, ऐसा नहीं है। सर्किट मतलब आपको होता है कनेक्शन। जैसा आप जानते हो कि कोई एक प्रकार से कोई कनेक्शन जो पूरा होता है ना, कोई लाइट है यहाँ पर, कोई आपका यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, कोई यहाँ पर आपका पावर सप्लाई लगी हुई है, यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ लगा हुआ है, तो इस पूरा आपका सर्किट बन जाता है। तो ऐसे क्या है कि जब हम बात करते हैं काफी सारे सर्किट की, कि एक ही साथ हमने एक ही बोर्ड पर बहुत सारे सर्किट जोड़ दिए हैं, बहुत सारे कनेक्शंस जोड़ दिए हैं, तो उससे क्या बनता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। इसके अंदर एक प्रकार से मान लीजिए काफी बड़ा सा बोर्ड है और इसमें हजारों कनेक्शंस हो रखे हैं, हजारों वायर इसके अंदर आ जा रही है, मिल रही है, टूट रही है, जुड़ रही है, कहीं पर डिस्कनेक्ट हो रही है, कहीं पर कनेक्ट हो रही है, वो सारा मिलकर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट बनाता है। और इसका नाम भी यही दर्शाता है हमको, इंटीग्रेटेड मतलब काफी सारे जुड़े हुए सर्किट्स, आईसीज। तो टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी इस्तेमाल में आती है, आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया। मेमोरी की बात करें तो यहां से हमने डिस्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब देखो थी तो मैग्नेटिक मेमोरी, लेकिन एक डिस्क के रूप में, ठीक है, एक डिस्क के रूप में, एक छोटे डिस्क के रूप में हमने मेमोरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और सेमीकंडक्टर्स आपके होते हैं, उनको इस्तेमाल बनाना हमने शुरू कर दिया मेमोरी के रूप में। अब देखो सेमीकंडक्टर का फायदा क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर के माध्यम से ना, अगर हम सिंपल वर्ड शब्दों में समझे इसको, तो सेमीकंडक्टर से क्या होता है कि मान लीजिए कोई हम मेमोरी बना रहे हैं, तो मेमोरी का साइज मान लीजिए इतना बड़ा बॉक्स बन रहा है, अगर सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल में हम लाएंगे तो क्या होगा, कम करंट लगेगा, कम वोल्टेज लगेगी, छोटे साइज में बड़ी मेमोरी आपकी बन जाएगी। तो वे सारी चीजों की शुरुआत आपकी इस समय हो जाती है। स्पीड की बात करें, प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें, तो इसकी स्पीड, इंटीग्रेटेड सर्किट की स्पीड जो थी ज्यादा थी किससे कंपैरिजन में, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। ऑब्वियसली निसंदेही ऐसा होगा, तभी तो थर्ड जनरेशन कहला रही है, क्योंकि हर बीतती जनरेशन के साथ हमारी जो स्पीड है, हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी जो शक्तियां है, हमारी जो पावर है, वो बढ़ती चली जा रही है। लैंग्वेज की बात करें तो देखो पहली जनरेशन में हमने क्या किया, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, कि जो भाषा में कंप्यूटर समझ रहा था उस भाषा को हम इस्तेमाल में ला रहे थे 0101 के रूप में। सेकंड जनरेशन में क्या था, हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पर काफी सारे कोड हम एक साथ डालकर 0101 के रूप में तब इस्तेमाल में ला रहे थे और कंप्यूटर हमारी बात समझ भी रहा था। लेकिन थर्ड जनरेशन से हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल में लाना शुरू किया। अब देखो एक सिंपल रूप में आपको बता देता हूँ,
लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में अंतर क्या होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है आपकी, कि कंप्यूटर की जो भाषा है उस भाषा में कंप्यूटर को समझाना। और कंप्यूटर किस भाषा में समझता है, 0101 के रूप में। तो मान लीजिए आप उसको 0101 लिख रहे हो और वो समझ रहा है, तो ये क्या आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है आपकी, ये ऐसी भाषा होती है कि आप बोल तो अपनी भाषा में रहे हो, लेकिन कंप्यूटर को सुनाई दे रहा है अपनी भाषा में। एक ट्रांसलेटर के रूप में मान लीजिए इसको, कि मान लीजिए जब कोडर है, कोई कोई प्रोग्रामर है, उसने क्या किया, इंग्लिश में सारे कोड लिख दिए, लेकिन उसने तो लिखे इंग्लिश में, उसको समझ में भी आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को क्या सुनाई दे रहा है, कंप्यूटर को सुनाई दे रहा है अपनी भाषा में 0101 के रूप में। तो अब आप खुद बताइए, लो लेवल लैंग्वेज में लिखना आसान होता है फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना आसान होता है। ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना आसान होता है, क्योंकि हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं और कंप्यूटर को कन्वर्ट होकर अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है। तो इस समय तक आते आते हम हाई लेवल लैंग्वेज तक पहुंच गए थे, जैसे आपका सी हो गया, बेसिक हो गया, पास्कल हो गया, ये सारी उस समय भाषा के टाइप थे आपके। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका IBM 360 हो गया, IBM 360 की सीरीज हो गई पूरी आपकी, PDP की 8 हो गई, ठीक है, हनीवॉल 6000 हो गए, सारी क्या है, सीरीज हैं, सारे कंप्यूटर हैं जो कि आपके थर्ड जनरेशन के दौरान बनाए गए थे आपके। एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो निसंदेही वही सेम एडवांटेज हमारे पास चल जाएंगी। इसका साइज थोड़ा छोटा था, कम पावर ही लेता था। और सीमाओं की बात करें तो सीमाएं इसमें ये थी कि जब ये इंटीग्रेटेड सर्किट आपको शुरुआत में आया था ना, तो काफी महंगा था। अब महंगा इसलिए था क्योंकि एक तो इसका जो जो इसको बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल लाया गया था वो मिलता नहीं था आसानी से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आपने देखा होगा, कोई मिल गया मूवी को देखा होगा, जिसमें वो रोहित मेहरा के पापा के पास एक कंप्यूटर होता है, तो वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ही थे वो, ये तो था वो आपका। तो थर्ड जनरेशन का आपका कंप्यूटर आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। अब देखो साइज में काफी छोटा हो चुका है ये। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आपका 1971 के बाद अब तक चला आ रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ चीज देख रहे होगे कि इससे पहले हमने जितने भी जनरेशन को देखा वो क्या थी, वो लगभग 10-15 साल तक ही टिक रही थी, कि 1940 के आसपास आई, 1955 तक रही, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ती रही और 15-20 साल तक रही। लेकिन फोर्थ जनरेशन जो आपकी है ये 1971, और आज 2026 में हम जी रहे हैं, कितने साल बीत चुके हैं, 50 से अधिक साल बीत चुके हैं, अब भी ये बनी हुई है। ये माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप कभी भी आपको मौका मिले कोई कंप्यूटर खोलने का या फिर कंप्यूटर की दुकान पर जाने का, तो आप देख पाओगे एक माइक्रो प्रोसेसर होता है आपका, इतना बड़ा उसका साइज होता है, इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसमें काफी छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं। अब देखने पर तो लगता है कि हाँ काफी छोटी छोटी सुई टाइप है, क्लिप टाइप है, कुछ खास होता नहीं है। लेकिन जो हमको नहीं दिखता है इसके अंदर वो ये होता है कि इसके अंदर हजारों कनेक्शंस होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखने बैठोगे ना, तो आपको इसके अंदर एक पूरा शहर दिखेगा कनेक्शंस का। इतना इतना बारीकी से बना जाता है, इतने सारे कनेक्शंस इसके अंदर होते हैं, तब जाकर ये एक प्रकार से आपका माइक्रो प्रोसेसर बनकर तैयार होता है। तो फोर्थ जनरेशन जो आपका माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, एक सिंगल चिप है, ये इतनी बड़ी साइज की इसकी चिप होती है, और ये पूरा एक माइंड होता है आपका कंप्यूटर का, ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है, इस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। मेमोरी की बात करें तो इस समय तक आते आते हम सेमीकंडक्टर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके थे। अब मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर वाली जो मेमोरी होती है काफी छोटी साइज में होती है और काफी बड़ा वो डाटा स्टोर कर सकती है। तो आपकी जो रैम रोम हार्ड डिस्क वगैरह आज के समय देखने को मिलती है, वो सारी सेमीकंडक्टर पर ही आधारित है। तो फोर्थ जनरेशन में वो सारी चीजें आती चली गई थी। स्पीड की बात करें तो भैया काफी सारी मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। लैंग्वेज की बात करें तो अब यहां पर हम C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज पर उतर आए थे। ये क्या है आपकी एडवांस लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज का ये एक रूप है, जहां पर हम इंग्लिश में चीजों को लिखते हैं और उसको अपनी लैंग्वेज में 0101 के रूप में, बाइनरी रूप में चीजें समझ में आ जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका IBM पीसीज आपने कभी ना कभी देखे होंगे, एप्पल के पीसीज, आपके इंटेल 4004, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज इसके ये थे कि इस समय तक आते आते जब हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो हमने कंप्यूटर इस प्रकार से बना लिए थे कि भैया अब घर घर कंप्यूटर जाने शुरू हो गए थे। इतना छोटा उनका साइज हो चुका था कि हर एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर जाने शुरू हो गए थे। भारत में तो नहीं आए थे, लेकिन विदेशों में, अमेरिका में, USA में ये सारे कंप्यूटर बिकने शुरू हो गए थे। अफोर्डेबल बनते चले गए, उनका साइज काफी छोटा होता चला गया, तो निसंदेह फिर वो आपके सस्ते भी होते चले गए, आम जनमानस के लिए वो बनते चले गए। लिमिटेशन क्या थी, अब लिमिटेशन इसमें ये थी कि ठीक है हम बात तो कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन की, लेकिन फोर्थ जनरेशन में भी आपका
काफी परिवर्तन आते चले गए। मतलब माइक्रो प्रोसेसर वही रहा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर और ज्यादा बेहतर बनता चला गया, बेहतर बनता चला गया। और देखो, जब तक हम हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर रहेगा ना, तब तक जनरेशन हमारी यही घूमती रहेगी हमारे पास, चाहे कितना भी एडवांसमेंट उसमें हम लेकर चले आए। ठीक है, तो आपका फोर्थ जनरेशन ये कहलाती है। और इस प्रकार के कंप्यूटर आपने देखे होंगे। इनफैक्ट जो आज के समय आप कंप्यूटर इस्तेमाल में लाते हो ना, वो सारे आपके फोर्थ जनरेशन के ही हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के समय आप देखते हो कि अधिकतर जो चीजें है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होती चली जा रही हैं। सब कुछ चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभालती चली जा रही है। आपके जो रोबोट्स बन रहे हैं, कोई अलग डिवाइस बन रहा है, कुछ भी टॉय भी बन रहा है ना, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो फिफ्थ जनरेशन के रूप में चीजें आपके सामने आ रही है, वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखो, आपको थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस समझ में आएगा। आपने इन सभी शब्दावली के बारे में कब से सुना होगा? लगभग 10 सालों से तो आप सुनते आ रहे हो कि हाँ, एआई जैसी कुछ चीज होती है, क्वांटम कंप्यूटर जैसी चीजें कुछ होती हैं, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कुछ चीजें होती है। आप 10 सालों से सुनते आ रहे हो। लेकिन क्या अभी तक इन सब चीजों ने पूरे कंप्यूटर को, पूरे डिवाइस को रिप्लेस कर दिया है? नहीं। ट्रांजिशन होता जा रहा है, मतलब एक प्रकार से दौर बदलता जा रहा है, और दौर बदलने में समय लगता है। तो इसलिए क्या है कि फिफ्थ जनरेशन में कोई टाइम नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है कि वर्तमान है, अभी है और भविष्य में इस्तेमाल में आएगी। कोई डेट नहीं लिखी हुई है, कोई ईयर नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी फेज बदलता जा रहा है। एआई को हम इस्तेमाल में ला तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से एआई पर चीजें निर्भर नहीं हो रही है अभी भी। तो हम फिफ्थ जनरेशन की तरफ अभी तक पूरी तरह से बढ़े नहीं है। हाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, लैब में ये सारी चीजें होती दिख रही है, लेकिन आम जनमानस पास काफी हद तक चीजें नहीं आई हैं अभी तक भी। मेमोरी की बात करें तो ऑप्टिकल स्टोरेज के रूप में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर सुना हो तो आप जानते हो किस प्रकार से आपको किसी प्रकार की मेमोरी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको कोई मोबाइल है, उसमें आपको डाटा स्टोर करना है। अब डाटा आपको मोबाइल में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक यूजर नेम चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, और आप कहीं पर भी चले जाओ, आप अपने गांव आ जाओ, वहां पर आप यूजर नेम पासवर्ड डालो, आपको सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। आप शहर चले जाओ, वहां पर आपको सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। जिस प्रकार से क्लाउड आपके साथ साथ चलता चला जाता है, बादल आपके साथ चलता है, आप थोड़ा आगे बढ़ो, ऊपर जो बादल है वो भी आपके साथ चल रहा है, वैसे क्या आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जो मेमोरी है ना, जो सारा डाटा है, आपके साथ साथ चलता है। आगे टॉपिक आएगा हमारा, है ना, आगे हम देखेंगे इन सब चीजों को। प्रोसेसिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी। एआई आधारित कंप्यूटिंग हम कर रहे हैं, जहां पर जो कैलकुलेशंस किसी आम कंप्यूटर करने में 5-6 दिन लग रहे हैं, 10-15 साल लग रहे हैं, वो चुटकियों में कंप्यूटर कर ले रहा है। तो क्या आपका फिफ्थ जनरेशन की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज, ठीक है आपका, और डीप लर्निंग, पाइथन, आर जैसी लैंग्वेज हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। एग्जाम्पल, सुपर कंप्यूटर हो गया आपके आईबीएम, और एआई ड्रिवन रोबोट्स की इस्तेमाल करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स हो गए आपके। आज के समय तो हम क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका वेदर फोरकास्टिंग में, इसरो में इस्तेमाल में आता है, अलग अलग लेबोरेटरीज में इस्तेमाल में आता है आपका क्वांटम कंप्यूटर, नासा में इस्तेमाल में आता है। एडवांटेज इसका ये है कि ये खुद से सीखता है ना, ये काम करता चला जाएगा, हम इसमें मेमोरी डालते चले जाएंगे, और ये अपनी गलतियों से सीखता चला जाएगा, और हर दिन बेहतर बनता चला जाएगा। ये आपका चेहरा पहचानता है, आपकी वॉइस पहचानता है, आपकी वॉइस और चेहरे के हिसाब से काम कर लेता है। और ऑटोमेशन की आपने एक बार स्टार्ट कर दिया उसको, और सारे काम वो खुद ब खुद कर रहा है। लिमिटेशन इसकी ये है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में काफी खर्चा आता है, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। जैसे आज के समय आप ये सारे डिवाइस देखते जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अब देखो, आपके पास एक कंपेरेटिव टेबल है। आप अगर नोट्स बनाओगे ना, तो आपको ऊपर जो सारी चीजें ना वो नहीं लिखनी है, आप ये टेबल बना लीजिएगा, और आप सारी चीजें समझ जाओगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन के आपका 40 से 56 तक है। वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल में आती है। मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड हो गया आपके, काफी स्लो था, और मशीन लैंग्वेज को इस्तेमाल में लाया जाता था। एग्जाम्पल इसके ये हैं, और भारत के एग्जाम्पल इसके ये हैं कि भारत में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही थी, है ना, साल के साथ। फिर सेकंड जनरेशन है आपका 56 से आगे 63 के आसपास आपको चीज देखने को मिल रही है। ट्रांजिस्टर इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आई थी। मैग्नेटिक मेमोरी इस्तेमाल में लाते थे। थोड़ा ज्यादा स्पीड अप था सेकंड जनरेशन से। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे हम। थर्ड जनरेशन 64-71 के आसपास इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज का इस्तेमाल करते थे हम यहाँ पर। मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क यहाँ पर आई हमारे पास, थोड़ा और फास्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास। फिर
फोर्थ जनरेशन 1971 के बाद आपको शुरू होता है, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल में लाते हैं। फिफ्थ जनरेशन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जो आगे आएगा हमारे पास। देखो उसके एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो। फोर्थ जनरेशन में आपका परम 8000 है, 1991 में भारत में आ गया था, और परम सिद्धि एआई 2020 में भारत में आ गया था। ये भारतीय एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ भी लिए जाते हैं, तो आप इसको एज इट इज अपने नोट्स में ड्रॉ कर सकते हो। या आपके पास हिंदी में भी टेबल है, तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो। हिंदी में भी आपको कोई इश्यू इसमें नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। राइट, ये सभी कोर्सेज आपको बायलैंग्वेजली मिलेंगे। आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। राइट, और इन सभी कोर्सेज को आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन पर आपको डेली क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और फ्रीली इन क्विज को अटेंड कर सकते हो, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे।